जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो। प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की सीरीज को शुरू कर रखा था और आप लोगों को पता होगा कि अब हम भौतिक विज्ञान को ख़त्म करने की कगार पर है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सवालों को लगा रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि अपन जिस पेपर में जाने वाले हैं, जिस पेपर को अपन देने वाले हैं, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल तो आने नहीं है, सॉरी थ्योरी तो आने वाली नहीं है। तो वहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप बार बार ऑब्जेक्टिव की कोशिश करिएगा ताकि आपकी सफलता में निखार आए और आपको लगे कि हाँ, सर के द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लिए उचित है। कहीं ऐसा तो ना हो कि हम बकवास की चीज़ें पढ़ें और अब वो आपके काम की ना हो, क्योंकि आपको पता होना ज़रूरी होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप कोई भी किताब लगा लेना, आप कोई भी किताब लगा लेना, आप उस किताब के अगर 90% प्रश्न कर पाओ तो समझ लेना कि अपना चैप्टर क्लियर है। अगर नहीं कर पाओ तो आपको वापस से थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। चलो अब हम आगे चलते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते हैं। देखो, आज अपन को एकदम से नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है, देखो आज अपन को नया चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है विद्युत की। क्या नाम है? विद्युत की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब गौर करिएगा साथियों, ये विद्युत की चैप्टर क्या है। आपको 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत ही प्यारे अंदाज में चीज़ों को सीखेंगे और आपको इन्जॉय भी मिलेगा और आपको ज्ञान भी मिलेगा। देखो, एक बार ये विद्युत की क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग किसी कमरे के अंदर जब बटन दबाते हैं तो बटन दबते ही क्या होता है? बल्ब चल जाता है। अपन बटन चलाते हैं, बटन चलाते ही एसी चल जाती है। अपन बटन को दबाते हैं, बटन दबाते ही पंखा चल जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो जितनी भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये चैप्टर काम आ रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ये चैप्टर काम आ रहा है। और आपने कई बार देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन अंधेरे कमरे में अपनी बॉडी से कोई कंबल उतारते हैं या फिर शर्ट उतारते हैं या फिर कोई कपड़ा उतारते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस कपड़े के अंदर चिंगारी उत्पन्न होती है। उस कपड़े में क्या होती है? चिंगारी उत्पन्न होती है। कहने का मतलब वहाँ पर एक प्रकाश अपन को नजर आता है। फिर अपन सोचते हैं कि ये प्रकाश आया कहाँ से, इसको ऊर्जा कहाँ से मिली, इसको विद्युत की कहाँ मिली। मतलब जिस प्रकार से बल्ब एक कमरे में जलता है, उसी प्रकार से वो आपको कुछ समय के लिए चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आती कहाँ से है? तो आप हमेशा याद रखना, विद्युत की दो प्रकार की होती है। विद्युत की कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। विद्युत की कितने प्रकार की होती है साथियों? दो प्रकार की होती है। अब पहली का नाम क्या है वो सुनना आप एक बार। विद्युत की दो प्रकार की होती है। अब मेरे पास अगर मैं बात करूं, पहले का मेरे पास क्या है? पहले वाले का नाम क्या है? मेरे पास है स्थिर विद्युत की। अगर मैं दूसरे का बात करूं तो मेरे पास दूसरी विद्युत की का नाम क्या है? चल विद्युत की। दूसरी का नाम मेरे पास क्या है? चल विद्युत की। अगर मैं बात करूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोशन स्टैटिक्स, सॉरी मोशन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जबकि इसको मोशन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब एक बार गौर करना, आपने अक्सर देखा होगा इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है। अगर मैं बात करूं, इसमें आवेश क्या होते हैं? इसमें आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। जबकि अगर मैं चल विद्युत की बात करूं तो इसमें आवेश क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसका मतलब इसमें आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? चलायमान होते हैं। इसमें जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? चलायमान होते हैं। अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में ऐसा क्यों होता है। देखो, आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अगर अपना जो घर में मीटर बोर्ड लगा रहता है, अगर अपन जैसे ही उसके अंदर बटन को दबाएंगे, जैसे समझिएगा आप एक बार, सपोज करो कि ये अपने घर के अंदर एक कमरे में बोर्ड लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से बटन लगे रहते हैं। यहाँ पर
इस प्रकार क्या रहता है, बटन लगा रहता है। अब एक बार गौर करना, आप जैसे ही बटन को चालू करते हो, जैसे ही आप बटन को क्या करते हो, चालू करते हो, जैसे ही आप बटन को क्या करते हो, जैसे आप बटन को चालू करते हो, आपको पता होगा आवेश क्या करता है, उस बल्ब तक चल करके जाता है। आवेश उस बल्ब तक क्या होता है, चल करके जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आवेश चल करके जाए तो वहां पर क्या होगा, आवेश गतिशील है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, चल विद्युत की हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चल करके जाते हैं। लेकिन आपने कई स्थिति ऐसी भी देखी होगी, वहां पर आवेश खुद चलते नहीं है, वहां पर आवेश खुद चल करके नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आपको चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आवेश में स्थिर, इसका मतलब वहां पर आवेश क्या होते हैं, वहां पर आवेश क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक बार गौर करना आप, देखो यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। अगर मैं बात करूं यहां पर आवेश क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहाँ पर आवेश क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। यहाँ पर आवेश क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब एक बार गौर करना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता है, अंधेरे कमरे में अचानक बदन से शर्ट उतारने पर चमक उत्पन्न होना। क्या होना बताओ, चमक उत्पन्न होना। ये मेरे पास क्या होता है बताओ, आवेश में स्थिर, मतलब स्थिर विद्युत की हो जाएगा। अगर मैं इसके और एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है। वो क्या हो सकता है, एक बार समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरे पास, बल्ब का जलना। हीटर का जलना, मतलब इस प्रकार से मेरे पास तमाम प्रकार के उपकरण हो जाएंगे। लेकिन एक बार सोचिएगा आप, एक बार आप सोचिएगा, अगर मैं इसके और एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके और एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक बार समझने की कोशिश करना आप। एक नंबर का तो मेरे पास ये हो गया, दो नंबर का क्या हो गया, कंबल को अचानक झड़काने पर चमक उत्पन्न होना। कंबल को अचानक झड़काने पर क्या होना, चमक उत्पन्न होना। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, आवेश खुद चल करके नहीं जाता है, यहाँ पर आवेश खुद चल करके नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है, अपन को एक प्रकाश दिखाई देता है। वो किसका एग्जाम्पल है, स्थिर विद्युतकी का। अगर मैं चल विद्युतकी की बात करूं तो चल विद्युतकी में क्या होती है, आवेश खुद चल करके जाते हैं। जब आवेश खुद चल करके जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, चल विद्युतकी। अब एक बार गौर करना आप, एक बार गौर करना, अगर ये आवेश अपने पास नहीं होता, एक बार गौर करना आप, अगर अपने पास ये आवेश नहीं होता, ना तो स्थिर वाला और ना विद्युत वाला, क्या अपन इस चैप्टर की कल्पना कर सकते थे क्या अपन इस चैप्टर की कल्पना कर सकते थे क्या कि विद्युत वाला चैप्टर कभी होगा? नहीं, अपन कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर मैं बात करूं, इस आवेश के बिना इस विद्युत की वाले चैप्टर की कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आवेश पे डिपेंड करता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में ये आवेश क्या होता है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है, और आवेश के बारे में अपन जानते हैं। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आवेश क्या होता है। देखिए साथियों, यहाँ पर क्या हो गया था कि 2-3 दिन से जहाँ हमारा पहला स्टूडियो था, वहाँ बगल के अंदर एक मकान बन रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, खटपट की आवाज़ें ज़्यादा आ रही है।
इसलिए वहाँ पर इन क्लासों को रिकॉर्ड या फिर लाइव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा आवाज़ आती है। ज़्यादा आवाज़ आने से आपको डिस्टर्बेंस होती है। इस वजह से इस क्लास को दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट कर दिया गया है, और दूसरे स्टूडियो के अंदर कमेंट को पढ़ने के लिए अभी अपने पास साधन नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि ये क्लास लाइव नहीं है, ये क्लास लाइव ही है, लेकिन समस्या ये है कि मैं आपके कमेंट को पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं आपसे जुड़ नहीं पाऊँगा। लेकिन आप कमेंट के ऊपर फोकस ना करके केवल स्क्रीन पर फोकस करना। कुछ क्लासों की बात है, फिर आपके बाद सारा समस्या सुलझा दी जाएगी, आपको चीज़ें आराम से समझ भी आएगी और मैं आपसे रूबरू भी हो पाऊँगा, मैं आपसे बात भी कर पाऊँगा। लेकिन कुछ समय के लिए आप केवल और केवल स्क्रीन पर नज़र रखना, कमेंट के ऊपर फोकस मत करना। आप ये मत कहना कि सर हमें समझ नहीं आया, आप ये मत कहना कि सर मेरा नाम नहीं लिया, सर आप कभी ये मत कहना कि सर आपने गुड मॉर्निंग नहीं कहा, क्योंकि मैं आपके कमेंट को पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब आप क्या लिख रहे हो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अपन चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सब कुछ समझ भी आ जाएगा। देखो, चीज़ें एक दिन समझ नहीं आती है, चीज़ें एक दिन में समझ नहीं आती है, लेकिन चीज़ें एक दिन समझ जरूर आ जाती हैं। मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन चीज़ें आपको समझ जरूर आ जाएगी, क्योंकि आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश क्या होता है। देखिए, आवेश के बिना अपन विद्युत वाले चैप्टर की कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब आवेश बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब देखो हुआ क्या था, शुरुआत के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत रखे। उन्होंने क्या कहा था कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ा जाता है, देखो समझने की कोशिश करना, ये बहुत साल पहले की बात है, 600 ईसा पूर्व पहले की बात थी। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। उन्होंने क्या कहा था कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ा जाता है, तो इस पदार्थ का आवेश इस आवेश पे स्थानांतरित हो जाता है, और इस पदार्थ का आवेश इस पदार्थ पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। एक बार इसको यूँ समझिए आप, एक बार इसको आप यूँ समझिए कि सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये मेरा क्या है, हाथ है, और आपको पता होगा मैं अपने हाथों को ऐसे रगड़ता हूँ, मैं मेरे हाथों को ऐसे रगड़ता हूँ। अब आपने एक साथ देखा होगा, जब अपन हाथों को ऐसे रगड़ते हैं तो हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब हाथ गर्म तो होते हैं, लेकिन होता क्या है, इस हाथ के जो आवेश थे वो इस हाथ पर चले गए, और इस हाथ के आवेश क्या हो गए, इस हाथ पर आ गए। इसका मतलब इनमें आवेशों में क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब इसका आवेश इस पर, इसका आवेश इस पर आ गया। लेकिन पहले ये नहीं पता था कि आवेश धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले आवेश के बारे में ये किसने बताया था कि आवेश ये धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा। उस आदमी का नाम था क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ, एक बार आप कोशिश करना समझने की। छह सौ ईसा पूर्व दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर उनमें आवेशों का स्थानांतरण किया गया। उसमें आवेशों का स्थानांतरण किया गया। उनमें आवेशों का क्या किया गया, स्थानांतरण किया गया। लेकिन लेकिन धनात्मक व ऋणात्मक आवेश की परिकल्पना 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 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। किसने दी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। अब इसका मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। आपको पता होगा आवेश या तो धनात्मक होता है या फिर आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये जो आवेश होता है
ये तो क्या होता है, जब अपन हाथों को रगड़ते हैं या फिर किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। चलो ये तो पता चल गया, लेकिन आवेशों के ऊपर चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और किसकी खोज करी थी? अगर मैं बात करूं, इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक चीज़ की और खोज करी थी, जिसका नाम क्या है मेरे पास, जिसका नाम है तड़ित चालक। जिसका नाम क्या है? तड़ित चालक। इस तड़ित चालक को अपन क्या बोलते हैं? इस तड़ित चालक को अपन क्या बोलते हैं? लाइटिंग कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइटिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं? लाइटिंग कंडक्टर बोलते हैं। अब ये लाइटिंग कंडक्टर वास्तव में क्या होता है? ये लाइटिंग कंडक्टर वास्तव में क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना जाती है, तो क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना, वो क्या करती, गगनचुंबी इमारतें होती है। कहने का मतलब, गगनचुंबी इमारतों का मतलब क्या होता है? वो गगन को छूती हुई रहती है, वो गगन को छूती है। एक बार आपको इस प्रकार से समझना होगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा एक बार आप। मतलब इस प्रकार से गगनचुंबी इमारतें होती है। ये गगनचुंबी इमारतें क्या करती है? ये गगनचुंबी इमारतें क्या करती है? ये गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हुई रहती है, आसमान को छूती हुई रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तार इस प्रकार से लगाया जाता है, एक तार इस प्रकार से लगाया जाता है और धरती में छोड़ दिया जाता है। अब देखो ये जो होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? तड़ित चालक बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? तड़ित चालक बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही कभी बिजली बढ़ेगी, जैसे ही कभी बिजली बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे ही बिजली बढ़ेगी तो इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। जो सारी की सारी बिजली है वो इस तार पर गिरेगी, और जैसी तार पर गिरेगी वो तार क्या करेगा, इस बिजली को धरती में भेज देगा, और इस बिल्डिंग का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? तड़ित चालक बोलते हैं। इसी तड़ित चालक की खोज किसने करी बताओ? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। किसने करी थी साथियों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। तो आपको पता चला होगा यहाँ पर कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज करी थी? आवेश की भी करी थी और तड़ित चालक की भी खोज करी थी। अब अपन देखो साथियों आगे बढ़ते हैं। एक बार आप गौर करने की कोशिश करना, मैं एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको। अब एक बार गौर करना, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार गौर करना, मैं 3 नंबर पे बात करता हूँ, 3 नंबर के पॉइंट की। 3 नंबर का पॉइंट क्या होता है? धनात्मक व ऋणात्मक आवेश। धनात्मक व ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं, या तो क्या करते हैं? या तो आकर्षित करते हैं, या प्रतिकर्षित करते हैं, या प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने की कोशिश करना एक बार आप। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक बार आप इसका मतलब समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो धन आवेश है, जो धनात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश एक दूसरे का क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये भी ऋणात्मक आवेश और ये भी ऋणात्मक आवेश है, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक ऋणात्मक आवेश है और ये एक धनात्मक आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसका मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ आई होगी, एक माइनस और एक प्लस, या फिर एक प्लस और एक माइनस भी हो सकता है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में ये भी लिख सकता हूँ। एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड पर फोकस करना एक बार आप। अगर मैं
अगले पॉइंट की बात करूं तो मैं ये लिख सकता हूं, अगले पॉइंट पर फोकस करना, मैं ये लिख सकता हूं, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है? प्रतिकर्षित। अब ये प्रतिकर्षित क्या बताना चाह रहा है वो समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है? आकर्षित। ये आकर्षित नाम क्या बता रहा है? कहने का मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब अगले पॉइंट की बात सुनना आप, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट आपको बताऊंगा मैं और आपके जीवन पर काम आएंगे चीजें। देखो अगर अलग अलग पॉइंट बात करूं मैं, जैसे जो आवेश होता है ना अपने पास, आवेश हमेशा क्या होते हैं? समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब एक बार गौर करना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये आवेश होते हैं ना, आवेश, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, सपोज करो कि ये मार्कर है और ये मेरा हाथ है। अगर मैं इस मार्कर को इस हाथ से रगड़ता हूँ तो आपको पता होगा इस मार्कर का आवेश इसके ऊपर चला जाएगा, इसका आवेश इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या हुआ? आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करना। आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, सपोज करना, एक बार सपोज करना कि मेरे पास एक तो ये हाथ है और एक मेरे पास क्या है? ये हाथ है। देखो एक बार गौर करना एक बार आप, एक मेरे पास ये हाथ है, एक मेरे पास ये हाथ है। सपोज करो कि आवेश के ऊपर आवेश है 20, सपोज करना एक बार आप, इसके ऊपर आवेश है 20 जबकि इसके ऊपर आवेश है 8, तो टोटल कितने आवेश हो गए? 28। टोटल कितने आवेश हो गए? 28। अब देखो इसके ऊपर 20 इसके ऊपर 8 है, मैं इसको ऐसे रख दूंगा, इसके ऊपर मैं ऐसे रख दूंगा। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है कि इसके जो आवेश है ना, इसके जो दो आवेश है वो दो आवेश उठ करके कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। इसके दो आवेश उठ करके कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। और ये जो आवेश है वो यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब आपस में क्या हो जाएंगे? रूपांतरण हो जाएंगे। इसका मतलब अब इसके ऊपर जो आवेश है, इसका जो आवेश है वो तो हो गया 18 और जबकि इसका आवेश कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब आवेश हमेशा क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। क्या कभी वो कम हुए हैं क्या? क्या कभी वो ज़्यादा हुए हैं कि नहीं? इसका मतलब आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। तो नहीं होते हैं वो, इसका आवेश हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। ये आपको समझना होगा। अगले पॉइंट की बात करता हूँ मैं। आवेश क्वांटाजाइड होते हैं। आवेश हमेशा हमेशा क्या होते हैं? क्वांटाजाइड होते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं? क्वांटाजाइड होते हैं। अब इस अब इस क्वांटाजाइड का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना आप। देखो आपने अक्सर देखा होगा कि जो आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है, आवेशों का जो स्थानांतरण हो रहा है वो क्या हो रहा है? या तो 1 2 3 या 4 या 5। आपने कभी सुना है क्या आवेश स्थानांतरित हुआ है? नहीं। इसका मतलब आवेश कभी भी फ्रैक्शन में स्थानांतरित नहीं होते और ना ही आवेश को लिया जाता है फ्रैक्शन में और ना ही दिया जाता है। इसका मतलब आवेश हमेशा, इसका मतलब आवेशों का मान होगा ना, जो आवेशों का मान होगा वो आवेशों का मान हमेशा इतना ही होता है। या तो क्या हो जाएगा? +1 +2 या फिर क्या हो जाएगा? -1 -2, इस प्रकार से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आवेश कभी भी है ना, आवेश कभी भी वो बट्टे में नहीं होते। कभी भी आप 1/2 3/4 आवेशों को ऐसा नहीं बढ़ते हो। इसका मतलब आवेश हमेशा क्या होते हैं?
क्वांटाजाइड होते हैं। चलो अपन अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, आवेश। देखो सपोज करो कि इसके ऊपर आवेश कितना है, मार्कर के ऊपर सपोज करना है बराबर, इस मार्कर के ऊपर 20 आवेश है। कितने आवेश हैं? 20 आवेश है। अगर मान लो कि मुझे इस आवेश वाली वस्तु को, या फिर इसके ऊपर मान लो इस मार्कर के ऊपर आवेश है 20, अगर मुझे इस मार्कर को फेंकना पड़े, सपोज करो कि मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकता हूँ, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकता हूँ, अगर जैसे ही फेंकूंगा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इसके ऊपर आवेश में कमी आएगी क्या? इसके ऊपर 20 आवेश है, ये कुछ दूरी पर जाकर के गिर जाएगा, तो इसके आवेश में कोई कमी नहीं आएगी, इसके आवेश में कोई कमी नहीं आएगी, और ना ही इसके आवेश में क्या होगी, कोई बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आवेश है ना, आवेश, इसका मतलब देखो यही हुआ कि आवेश हमेशा है ना वेग में परिवर्तन करने पर बदलते नहीं हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आवेश कभी भी वेग में परिवर्तन करने पर बदलते नहीं हैं। देखो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी। देखिएगा हम लोगों ने इस चैप्टर को अभी शुरू ही किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आराम आराम से चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई को साइंस नहीं आती है, और हर किसी को आर्ट्स नहीं आती है, हर किसी को कॉमर्स नहीं आती है। हम उसको कितना समय देते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कितना समय देते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। देखो जिस प्रकार से मुझे साइंस, गणित, रीजनिंग ये आसान लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि मैं इन सब्जेक्ट्स को समय देता हूँ, मैं इनको बार बार पढ़ता हूँ। जब मैं इनको बार बार पढ़ता हूँ तो इसलिए मेरे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब कुछ लोगों को कुछ लोगों को क्या होती है, जीके आसान लगती है ये और ये हार्ड लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग जीके को अधिक समय देते हैं, तो उनके लिए जीके क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने कई लोगों को अपने जीवन में ऐसे भी देखे हैं, वो हर सब्जेक्ट को बराबर समय देते हैं और एक बैलेंस लगा करके चलते हैं। जो बैलेंस बना करके चलते हैं, उनका गणित भी अच्छा होता है, रीजनिंग भी अच्छा होता है, साइंस भी अच्छा होता है, इंग्लिश भी अच्छा होता है, हिंदी भी अच्छा होता है, रीजनिंग भी अच्छा, मतलब तमाम प्रकार के सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। और आपको पता होगा उस बंदे को कोई भी फेल होने से रोक नहीं सकता, उस बंदे को कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता। वो डेफिनेटली पास होगा, और उसको माई कालाल कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसने हर तरीके से चीज़ों को सीखा है और समझा है और पढ़ा है। उसने मेहनत करी है बंदे ने, और जिस आदमी ने मेहनत करी है ना, उसकी आदमी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपने अक्सर सुना होगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती है। कई लोग सोचते होंगे कि ये जो साइन थीटा कोस थीटा है, ये जो मेरे पास परमाणु संरचना है, ये मेरे जीवन में आगे कहाँ काम आएंगे? अरे साथियों, अरे मूर्खों, ये अपने बहुत काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, एक बार गौर करिएगा। आप सपोज करो कि आप नौकरी लग गए हो, अगर आप नौकरी लग गए हो, आप अपना परिवार नियोजन करोगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे। जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो आपको कहेगा कि पापा ये परमाणु संरचना क्या होती है। अगर आप उसको अच्छे से बता पाओगे, आप अच्छे से इसको डील कर पाओगे, तो वो क्या कहेगा कि मेरे पिताजी क्या रहे, अपने समय में एकदम होशियार रहे हैं और उनको आज भी याद है। अगर आप कुछ नहीं बताते हो तो उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने भी ऐसी पढ़ाई करी होगी। इसका मतलब ये होता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं जीवन में काम आती है, कभी कुछ भी बेकार नहीं जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप मेहनत खूब कीजिएगा, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग तो जो कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि आपने अगर पहला कदम उठा लिया तैयारी करने का, तो इसे मानिएगा आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। मुझे पता है कि रास्ता कोई भी आसान नहीं होता, चुनौतियों से भरा हुआ रहता है, कांटों से भरा हुआ होता है, और आगे तक वही जाता है जो चुनौतियों का सामना करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं, पहला अटेम्प्ट देते हैं और फेल हो जाते हैं, और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपके सामने प्रकार की बाधाएं आए, तो आपको उन बाधाओं से डरना नहीं है, और हमें उन बाधाओं से, उन चुनौतियों से, उन कमियों से सीखना है कि हम लोगों ने क्या गलती करी थी, किस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपको दोबारा से जब आओ आप मैदान के अंदर, तो आपका जो है वो डेफिनेटली बढ़ा हुआ होना चाहिए, और आप पिछली गलतियों से अनुभव लेकर के आओगे। क्योंकि जो आदमी अनुभवी होता है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता, और जिस दिन आप बनोगे ना तो ठोक जाओगे, और दुनिया आपको क्या करेगी, सलाम ठोकेगी। तो आप अपनी मेहनत के ऊपर कायम रखना, और आप अच्छे से अच्छे मेहनत करते जाना, आपका परिणाम अवश्य ही पॉजिटिव आएगा। इस बात को आप
कर लीजिए कि मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, मेहनत आपकी जाया नहीं जाएगी, आपको प्रॉफिट देखी देगी। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपन बात कर रहे थे आवेश के बारे में, तो मैंने आपको आवेश के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी दी। एक बार गौर करना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जब भी आपको आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, जब भी आपको आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, इसका मतलब आप आवेश को क्या कर प्रेरित कर रहे हो। सपोज करो कि मैं यहाँ आकर के आपको खड़े होकर के अगर मैं आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर दूं, मैं कोई ऐसा डायलॉग बोल दूं कि आप उससे उत्तेजित होकर के, आप उससे प्रेरित होकर के और अपने काम को और अच्छे ढंग से करने लग जाओ और आपके अंदर जोश आ जाए, आपके अंदर जुनून बढ़ जाए कि वाह आज तो मैं करके रहूंगा और आज के बाद में मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं मेरे जीवन में कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे तमाम प्रकार की असफलताएं आए मैं सबको सामना करूंगा और मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। अगर आप प्रेरणा लोगे और आगे बढ़ोगे तो आप नई नई ऊंचाइयों को छुओगे। उसी प्रकार क्या होता है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेरित करना पड़ेगा। तो उसको प्रेरित करना पड़ेगा, तो प्रेरित करने का तरीका क्या है, या तो आप क्या करो, या तो आप उसको क्या करो, ग्रसन करो, या तो आप क्या करो, ग्रसन करो। ग्रसन करने से क्या होता है, इसके आवेश प्रेरित हो जाएंगे और वो प्रेरित होकर कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और इसके आवेश प्रेरित होकर कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, आवेश का स्थानांतरण बोलते हैं। आवेश को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो आवेश प्रेरित कैसे करते हैं अपन, या तो घर्षण के द्वारा या फिर प्रेरण के द्वारा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आवेशों का स्थानांतरण प्रेरण व ग्रसन के द्वारा संभव है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार समझने की कोशिश करना। इसका मतलब क्या हुआ, आप आगे आगे समझना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको समझ आ रही होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन आराम आराम से चीजों को पढ़ रहे हैं। एक बार गौर करना, आवेशों का स्थानांतरण प्रेरण व घर्षण के द्वारा ही क्या होता है, संभव होता है। ये आपको समझ में आ गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे जानते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश का मात्रक क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको आवेश का मात्रक क्या बताना है, आपको आवेश का मात्रक क्या बताना है, कूलाम। आपको आवेश का मात्रक क्या बताना है, कूलाम बताना। आपको आवेश का मात्रक क्या बताना है, कूलाम। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक ESU होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी भी आपको क्या बताया, आवेश का मात्रक बताया, आपको समझ में आया होगा। अब एक बार चलो अपन पिछली स्लाइड में लिख लेते हैं, ज़्यादा स्लाइडें नहीं करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्या लगेगा। कई बार क्या होता है कि जब हमें ज़्यादा पेज लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि ज़्यादा टॉपिक्स है। जब पेजों की संख्या कम होगी तो आपका पढ़ने का मन करेगा, आपको लगेगा यार 2 ही तो पेज है, चलो मैं 1 घंटे में 50 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब आपके पास पेजों की संख्या बढ़ जाती है तो आपको लगता है कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब आप पहले धारणा बना लेते हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि पेजों की संख्या कम रहेगी तो आप आराम से चीज़ों को मतलब पॉजिटिव वे में लोगे। तो जो अपन आगे थोड़ा सा और सीखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इसके और बारे में, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेशों की संख्या कितनी होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है, -19 कूलाम। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कूलाम लिखा है, ये सी लिखा है, ये कूलाम होता है। इसका मतलब ये आवेश का मात्रक होता है। ये कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है, तो एक प्रोटॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे ये पूछ ले अब कि एक कूलाम बराबर, अगर कोई आपसे अब ये पूछ ले कि एक कूलाम बराबर कितना होता है, तो एक बार समझिएगा
ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये डाटा चाहे नीचे वाला देख लो चाहे ऊपर वाला देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। सपोज करो कि मैं इसको 1 से गुणा कर देता हूँ, मैं इसको किससे गुणा कर देता हूँ, 1 से। इसका मतलब एक बार गौर करना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, गुणा 1 कूलाम। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, गुणा 1 कूलाम। अब एक बार गौर करना, मैं इस 1 कूलाम को बाहर निकाल लूंगा। 1 कूलाम को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब आपको पता होगा कि जो ये इतना डाटा है, ये इतना डाटा देखो इधर लाऊंगा तो ये इधर में किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 इलेक्ट्रॉन बट्टा 1.6 × 10⁻−19। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बार गौर करना आप लोग, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। एक बार इलेक्ट्रॉन को मैं अलग करता हूँ, अलग करता हूँ। केवल इतना आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब एक बार गौर करना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आप 1 के अंदर इसका भाग दोगे, देखो 10⁻−19 है नीचे, 10⁻- क्या है, 19 है। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि देखो इसको मैं सोल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। देखो एक बार गौर करना, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ताकि मैं बाद में सीधा रिजल्ट लिख दूंगा यहाँ पर। सपोज करना कि ये ऐसा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻19 बट्टा 1.6 इलेक्ट्रॉन, इतना ही तो होगा। देखो ये 10⁻−19 तक ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और नीचे 1.6 बचेगा। अब मैंने क्या किया, ये किया कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 10 कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, 18 कर दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया 18, मैंने इसको क्या कर दिया 10। वापस करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक बार गौर करना, ये मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप अगर 100 के अंदर 16 का भाग दोगे, तो आपको पता है कितना आएगा, 6.25। कितना आएगा, 6.25 आएगा। कितना आएगा, 6.25 आएगा। और ऊपर कितना लिखा हुआ, और 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर इतना होता है। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ये डाटा आपको पता होना चाहिए। अपनी एग्जाम के अंदर सीधा पूछ लेता है कि 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको बताना होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। एक बार गौर करना, अब अपन बढ़ते हैं आगे वाला। अब देखो अपने पास मैं आपको 2 शब्दावली और बताता हूँ, उसके बाद में अपन इस क्लास को क्या कर देंगे, द एंड कर देंगे और अपन बाद में आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। अब ये 2 शब्द क्या है, सुनने की कोशिश करना। पहले वाले शब्द का नाम है विभव। बहुत अच्छे से समझना चीज़ों को। विभव को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। विभव को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब एक बार गौर करना कि पोटेंशियल वास्तव में क्या होता है, समझने की कोशिश करना। एक बार मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही समझ में आ जाएगी। सपोज करना कि यहाँ पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है, सपोज करना क्यू आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्यू आवेश रखा हुआ है। देखो ये जो आवेश रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ए बिंदु पर। ये कहाँ पे रखा हुआ है, ए बिंदु पर। और यहाँ पे क्यों आवेश रखा हुआ है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर। ये कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं इस क्यों आवेश को, आपको पता होगा कि किसी के अंदर भी धारा तभी प्रवाहित होती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्योंकि आपको पता होगा धारा का प्रवाह हमेशा क्या होता है, धन विभव से ऋण विभव की ओर होता है। कहाँ होता है, धन विभव से ऋण विभव की ओर होता है। तो किसी भी परिपथ में धारा को पूर्ण करने के लिए दोनों आवेश होने जरूरी है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। अब देखो होता क्या है कि जब मैं इस आवेश को उठा करके मैं यहाँ पर लाऊंगा, इस आवेश को उठा करके, देखो समझने की कोशिश करना कैसे करना है। अगर मैं इस आवेश को उठा करके यहाँ तक लाऊंगा तो मुझे कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, ना। देखो मैंने क्या बताया है, सपोज करो कि एक आवेश है, ये अनंत पे रखा हुआ है। सपोज करना एक बार आप, ये आवेश अनंत पे रखा हुआ है। इस अनंत वाले आवेश को उठा करके अगर एक बिंदु तक लाता हूँ तो मुझे कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आवेश है, मैं कह देता हूँ कि ये कैसा आवेश है, ये एक एकांक आवेश है। क्या है ये, एकांक आवेश। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि एकांक आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक
किसी बिंदु तक का मतलब ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। वह कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। देखो एक बार मैं आपको इसको दोबारा बताता हूँ, एक बार गौर करना, मैं आपको क्या करता हूँ, इसको दोबारा बताता हूँ एक बार। देखो मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये क्यों आवेश है, इसको उठा करके मैं यहाँ से लाऊंगा। अब मैं इसकी बार क्या करता हूँ, परिभाषा लिखता हूँ। अब मैं इसकी यहाँ से परिभाषा लिखता हूँ। देखो परिभाषा इसकी क्या होगी, एकांक आवेश को अनंत से उठाकर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि ये वास्तव में क्या होता है। एक बार मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। गौर करना, ये जो विभव होता है, ये विभव क्या बोल रहा है कि एकांक आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु तक लाने में, इसका मतलब अनंत के ऊपर इसका वी अनंत, अनंत के ऊपर इसका वोल्टेज कितना है? वी अनंत। वी अनंत माइनस ए, वी ए होता है। वी अनंत माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा? एक बार गौर करना, एकांक आवेश को, यहाँ पे क्या बोला गया है? एकांक आवेश को। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, क्योंकि अब तो ये भौतिक विज्ञान खत्म होने की कगार पर है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब भी आपको किसी भी परिभाषा में नाम मिल जाए एकांक आवेश या फिर इससे संबंधित ऐसा कोई शब्द मिल जाए, तो आपको हमेशा उस शब्द को क्या करना होता है? बट्टे में रखना होता है। जैसे एकांक आवेश, तो ये आवेश हमेशा बट्टे में आएगा। आवेश कहाँ पर आएगा? बट्टे में आएगा। अब एक बार गौर करिएगा, आप इस पूरी परिभाषा में आपको केवल एक ही भौतिक राशि नजर आ रही है, और वो भौतिक राशि मेरे पास क्या है? कार्य। वो भौतिक राशि मेरे पास क्या है? कार्य। तो आप क्या करो, इस कार्य को कहाँ रख दो? इस कार्य को आप ऊपर रख दो। इस कार्य को आप कहाँ रख दो? ऊपर रख दो। तो मेरे पास क्या हुआ बताओ? विभव बराबर क्या हो गया? वी अनंत माइनस वी ए बराबर कार्य बट्टा आवेश। अब एक बार गौर करना आप, ये जो विभव है मेरे पास, ये विभव बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा आवेश। अब एक बार गौर करना, मुझे एक चीज बताइए, ये जो वी अनंत माइनस वी ए है, ये वी अनंत माइनस वी है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या क्या इस विभव का मात्रक, क्या इस विभव का मात्रक ये नहीं होगा? क्या इस विभव का मात्रक ये नहीं होगा? वी अनंत माइनस वी बराबर जूल बट्टा कूलाम। चलो आपको पता हो गया कि हाँ ये हो सकता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या मैं इस जूल को न्यूटन मीटर बट्टा कूलाम नहीं लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं न्यूटन मीटर बट्टा कूलाम नहीं लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है, तो मैं इसको न्यूटन मीटर बट्टा कूलाम भी लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप जो मात्रक आज तक पढ़ते आए हो, आप आज तक इस विभव का जो मात्रक पढ़ते आए हो, वो तो मैंने अभी तक नहीं लिखा है, वो तो मैंने अभी तक यहाँ पे लिखा ही नहीं है। इसका मतलब इसका जो प्रचलित मात्रक है, जो आप बार बार पढ़ते हो, वो प्रचलित मात्रक इसका क्या है? वोल्ट है। इसका जो प्रचलित मात्रक है वो क्या है बताओ? वोल्ट है। इसका प्रचलित मात्रक बताओ क्या है? वोल्ट है। इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि ये विभव की परिभाषा हो गई, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। इतना आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये देखो जितनी भी है ना ये विभव है, मतलब ये एक प्रकार से क्या होती है? बैटरी होती है। विभव क्या होता है? वोल्टेज को बोलते हैं अपन। विभव एक प्रकार से अपन किसको बोलते हैं? वोल्टेज को। किसको बोलते हैं? वोल्टेज को बोलते हैं। मैं एक चीज़ आपको राज की बात बता रहा हूँ, वो राज की बात क्या है एक बार सुनना आप। राज की बात ये है कि वोल्टेज को, इस विभव को हमेशा
परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। परिपथ में कहाँ लगाते हैं अपन? समांतर क्रम में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये विभव आपको समझ में आया होगा। अब देखना एक बार अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड के ऊपर अपन को पढ़ना है विभवांतर। अगली स्लाइड पर अपन को पढ़ना है विभवांतर। अगर मैं विभवांतर की बात करूंगा तो विभवांतर क्या होता है? विभवांतर एज इट इज मतलब जैसा मैंने आपको विभव बताया है ना कि वैसा का वैसा ही क्या होता है? विभवांतर होता है। तो विभवांतर एक बार क्या होता है समझने की कोशिश करना। देखो विभवांतर को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? विभव प्लस अंतर, ये मेरे पास क्या हो गया? विभवांतर हो गया। तो विभवांतर को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विभवांतर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है? कुछ भी खास फर्क नहीं है। इसके अंदर कुछ भी खास फर्क नहीं है। फिर क्या है इसके अंदर खास फर्क? गौर करना एक बार आप। सपोज करना कि यहाँ पर एक क्यों आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर एक क्यों आवेश रखा हुआ है, ये बिंदु ए पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? बिंदु ए पर। देखो ये क्यों आवेश ए को रखा हुआ है, लेकिन इस बार ये अनंत पर नहीं रखा हुआ है। इस बार ये अनंत पर नहीं रखा हुआ है, बस इतना सा ध्यान रखना है। इस बार ये बिंदु कहाँ पे रखा हुआ है? बी पे रखा हुआ है। अब देखो आपको इसकी परिभाषा क्या बोलनी है, पीछे वाले में एक बार गौर करना आप। क्या लिखा हुआ था? एकांक आवेश को। देखो मैं एक बार यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। एक बार मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ? उठा लेता हूँ। अब एक बार गौर करना। अब अपन इसको यहाँ पे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? इसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? इसको पेस्ट कर दिया। अब एक बार गौर करना आप। मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख दी पहले वाले ही। अब देखो आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। इसकी परिभाषा वो की वही आएगी। एकांक आवेश को अनंत से उठाकर। इस बार आपको नहीं करना है अनंत से, तो इस बार आपको यहाँ पे क्या करना है वो गौर करना है एक बार आप। यहाँ पर आपको अनंत नहीं करना है, तो फिर आपको यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर आपको अनंत नहीं करना है। आपको क्या करना है? एकांक आवेश को बिंदु बी से उठा करके, बिंदु बी से उठा करके किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु का मतलब क्या हो गया? ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इसका मतलब इस क्यों आवेश को अगर मैं उठा करके यहाँ लाऊंगा तो मुझे कुछ कार्य तो करना पड़ेगा ना। ये कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। इसका मतलब मैं इसका क्या लिखूंगा? वी बी माइनस वी ए बराबर कार्य बट्टा आवेश। अब आप पीछे वाला एकदम से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको पता होगा अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ, अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? इसका मात्रक क्या आ जाएगा? अगर मैं मात्रक की बात करनी है, अगर मुझे मात्रक की बात करनी है तो इसका मात्रक देखो क्या आ जाएगा। मतलब सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें ये की यही आएगी। अब मुझे क्या करना है एक बार गौर करना आप लोग। मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा? कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब एक बार गौर करना, मैं देखो यहाँ पर इसको ला देता। बस ये जो वी अनंत लिखा है ना, ये जो मैंने वी अनंत लिखा है, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इसको बी बना देना है। इसको आपको क्या बना देना है? बी बना देना है। और इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। आपने देखा होगा कि जो विभवांतर है, सॉरी जो विभव है वो का वही क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। इसका मतलब आपको आज की क्लास में आवेश भी समझ आया होगा, आपको विभव भी समझ आया होगा और आपको विभवांतर भी समझ आया होगा। अब अपन क्या करेंगे? आगे आने वाली जो भी क्लासें होगी उनके अंदर अपन को चीज़ों को पढ़ना है। और आप पहले से भी पढ़ करके आ सकते हो कि आपको पता तो चल ही गया है कि हम विद्युत वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आगे एक दिन या 2 दिन बाद तक यही चलने वाला है। तो आप एडवांस में पढ़ करके आइएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे और अपन आने वाली क्लासों में बैठेंगे। तब तक के लिए मैं आप अपना ख्याल रखना।